क्लास नंबर 22 और एक्सरसाइज रहेगी 21। एक्सरसाइज 21 का पहला क्वेश्चन है हैपनिंग वंस। एक बार कितने सालों में? 2 साल में। तो 2 साल में एक बार आंसर है दूसरा, और 2 साल में नहीं, 2 बार 1 साल में। तो क्या आएगा आंसर? बाई एनुअल। तो सवाल है हमारा, जो प्रश्न है वो ये है कि 2 सालों में एक बार हो अगर, तो बाई एनुअल धोखे से भी मत लगा देना, गलती हो जाएगी आपसे। उसका आंसर होगा बाई एनुअल। लेकिन अगर 1 साल में 2 बार हो तो बाई एनुअल। और ये क्या होता है बच्चों? 1 साल में 1 बार। सेंटेनेरियन नया शब्द है आपके लिए। ये क्या होता है बच्चों? 100 साल, पूरी बात सुनना, 100 साल या 100 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति। उम्र का व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति की उम्र बताने के लिए आएगा। अगर एक व्यक्ति 100 साल से ज्यादा का हो गया तो ये उसके लिए है। तो ए पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल का या 100 साल से ज्यादा का है तो सेंटेनेरियन। तो पहले का आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द ब्राइड, दुल्हन है ये। द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड इन ए मिनी और ब्लैंक। आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा? ब्राइडल, क्योंकि ये होता है बच्चों दुल्हन संबंधी, और ये लगाम होती है, ये होगा नहीं। ये आपको पता है कमजोर होता है, ये धोखा देना होता है। तो जो इस टाइम सिचुएशन है वो ये है कि दुल्हन एक छोटे से दुल्हन वाले गाउन में थी। आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन ऑफ द मैन। ये बात पता आपको कि वन के बाद में, वन ऑफ द के बाद में जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। बढ़िया लगा हुआ है ये। चलिए, वन ऑफ द मैन टर्न्ड हिज हॉर्स। लोगों में से, व्यक्तियों में से एक ने अपने घोड़े को बाई सीजिंग मोड़ा। टर्न्ड हिज हॉर्स, मोड़ा बाई सीजिंग इट्स। आंसर आएगा ब्राइड। ये क्या होती है बच्चों? लगाम होती है। कल की क्लास है ये, कल पढ़ाई मैंने आपको ये। तो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वो है जिसने अपने घोड़े को मोड़ा, उसकी लगाम पकड़ करके। आंसर पहला रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डॉग वेटेड होपफुली। कुत्ते ने आशा पूर्वक, ये उम्मीद रखते हुए इंतजार किया। और ये क्या आएगा बच्चों? के पास, मेज के पास। तो आंसर हमारा ये खत्म, क्योंकि ये तो तब आता है जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो तो ओवर आता है। और ये मेज के ऊपर तो नहीं हो सकता ना, कुत्ता पास में बैठा होगा। अच्छा, पीछे हो सकता है, बिहाइंड, ऑप्शन नहीं है। नीचे हो सकता है, अंडर, ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन है इस टाइम उसमें ये गलत है। नेक्स्ट लगता है अगर प्रीपोजिशन के रूप में तो इसके साथ टू आता है। नेक्स्ट टू समथिंग से ठीक आगे। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो आंसर ये आएगा, क्योंकि ये अतिरिक्त होता है और ये क्या होता है? पास में। तो कुत्ता जो था वो मेज के पास बैठा हुआ था, थोड़े से भोजन की उम्मीद में कि भोजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहां बात आती है दूध और मक्खन के अलावा, दूध और मक्खन के अतिरिक्त वी नीड सम वेजिटेबल्स। दूध और मक्खन के अलावा हमें थोड़ी सी सब्जियों की जरूरत है। आंसर आएगा बिसाइड्स। ये आपको पता है लगाम होती है, दुल्हन संबंधी होता है, ये प्रीपोजिशन है। तो यहां मीनिंग चाहिए था हमें के अतिरिक्त। तो दूध और मक्खन के अतिरिक्त हमें थोड़ी सी सब्जियों की भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, मयंक ब्लैंक ऑफ द डील आफ्टर मच रैंगलिंग। रैंगलिंग का मतलब होता है बहस करना। तो मयंक जो था वो डील से, सौदे से क्या हो गया बच्चों? पीछे हट गया। ये होता है एक्ट अप, लिखा हुआ है पुराना, बुरा व्यवहार करना। लिख ले करो, आप नोट कर ले करो। बैंक ऑन, निर्भर रहना। बैंक ऑन, निर्भर रहना। बैकअप, सपोर्ट करना। ठीक है, ये होता बिहेव
बैडली, बुरी तरह से व्यवहार करना। चलिए मेरा आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। तो मयंक सौदे से पीछे हट गया बहस के बाद में, आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 7, गाइल लेस बताया था मैंने, निष्कपट। गाइल लेस होता है निष्कपट। तो इसका अगर सिनोनियम पूछेंगे हमसे तो इसका सिनोनियम बचेगा बच्चों सिंसेयर। ये पूछोगे तो ये एंटोनियम है, क्योंकि ये होता है धोखेबाज, डिसिटफुल, धोखे से भरा। तो धोखेबाज इसका एंटोनियम है और ये इसका सिनोनियम है। और इसका एक सिनोनियम मैं आपको देता हूं, ये तो इसका एंटोनियम हो गया, लेकिन अब इसका सिनोनियम दे रहा हूं मैं आपको। चलो यहाँ नहीं देता मैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर देता हूं। ये इसका सिनोनियम है बच्चों। तो ये क्या है हमारे लिए, गाइलफुल। गाइलफुल। सातवें का आंसर दूसरा है सिंसेयर। बेनवलेंट परोपकारी होता, मेलवलेंट जो किसी का बुरा चाहता हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, एंटोनियम। चलिए सातवें का आंसर दूसरा हो गया। आठवां क्वेश्चन है करटेल। एक क्वेश्चन बढ़ा दिया मैंने, अब पहले 7 और 8 हुआ करते थे, अब 8 और 8 हो गए हैं 16। तो करटेल की हिंदी क्या होती है, पुराना शब्द है बच्चों, एक छोटा करना यानी कि कम करना। ये उसमें है अल्फाबेट ए में कराया होगा, कभी ना कभी देखना। तो हमसे एंटोनियम पूछा बच्चों, हमारा आंसर एनलार्ज हो जाएगा। सिनोनियम पूछते तो ये भी है, सिनोनियम पूछते तो ये भी है। एक्सोनरेट होता है दोष मुक्त करना, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों एक्विट। एक्विट, ठीक, ये इसका सिनोनियम है। चलिए 8वें का आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि एंटोनियम पूछा था। अब ये हमारी वोकेबलरी की क्लास नंबर कौन से शुरू हो रही है, 22। ये नया मटेरियल है आपके लिए, इसे भी समझ लो बच्चों। बैनल होता है आम सा। आम, आम का मतलब है साधारण। साधारण का मतलब है घिसा पिटा। चलिए सिनोनियम पूछा बच्चों, ये जो कॉमन और प्लेस है ये इसका आंसर नहीं होता है, लेकिन जो कॉमन प्लेस है ये आंसर होता है। ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव है पूरा, इसका मतलब यही है, घिसा पिटा, साधारण। लेकिन जो हमारा बैनल का सिनोनियम ये बनाने की सोच रहा हूँ वो ध्यान रखें, ये शब्द एडजेक्टिव था कॉमन, और ये नाउन था, और ये हो गया सामान्य सा स्थान, कॉमन प्लेस, जहां लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, ये घिसी पिटी बातें, घिसी पिटी चर्चा, घिसे पिटे वादे। तो ये आंसर होगा इसका तीसरा। एक्साइटिंग जो है वो एंटोनियम है इसका। आपको लगने का घिसा पिटा, बेकार सा, उबाऊ सा। एक्साइटिंग हो गया जिसमें एक्साइटमेंट हो, बहुत ज्यादा उत्साह हो। एडुलेशन पुराना शब्द है आपके लिए, क्या है बच्चों, ये प्रशंसा। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है बैनल, उसका जो सिनोनियम बना वो कॉमन प्लेस बन गया। क्या और सिनोनियम नहीं चाहोगे आप, इसके लेने चाहिए आपको। और सिनोनियम में आएगा ट्राइट। एक इसका सिनोनियम होता है हैकन आइड, ये सी है, सी, हैकनाइड। ये घिसा पिटा, घिसा पिटा, घिसा पिटा, घिसा पिटा, ये चारों सिनोनियम एक दूसरे के, ये एंटोनियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुकॉलिक, ये होता है बच्चों देहाती। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी आपसे एक बात कहूंगा, ये ना बुराई करने के लिए नहीं होता, मतलब इसमें बुराई नहीं होती है। ये बताते हैं किसी जगह का जो एटमॉस्फेयर वो गांव जैसा है। गांव जैसे एटमॉस्फेयर बढ़िया भी होते हैं, अच्छे सेंस में भी होते हैं, छायादार पेड़ मिलते हैं, कच्चे मकान होते हैं, बहुत ज़्यादा खेती अच्छी होती है, दूध सही मिलता है वहाँ पे, और भी बहुत सारी बातें, लोगों में मेल जोल होता है, लोग मिलके आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से परेशानी में जाते हैं एक दूसरे के घर। ऐसे माहौल में तो देहाती मतलब अच्छा, मतलब बढ़िया है वो, गांव जैसा। तो बुकॉलिक का जो एंटोनियम है बच्चों वो अर्बन हो जाएगा, ये होता है शहरी। ठीक है, और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो क्या होगा, रस्टिक, क्योंकि ये भी क्या होता है देहाती या गांव जैसा। इसका एक सिनोनियम और देता हूं मैं आपको, रूरल। रूरल भी इसका सिनोनियम है। ठीक, अच्छा ये नया शब्द हो गया आपके लिए। एसेल का मतलब होता है हमला करना, तो एसेलेंट हो गया हमलावर। हमलावर यानी कि अटैकर, अटैक हमला करना, अटैकर हमला करने वाला। एसिडुअस होता है मेहनती, एसिडुअस मेहनती। तो दूसरे का जो आंसर है हमारा एंटोनियम में वो अर्बन है। सिनोनियम पूछते तो रस्टिक होता, रूरल होता, एसेलेंट हमलावर होता, एसिडुअस मेहनती हो गया। दूसरे का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बीविचिंग। बच्चों ये होता है आकर्षक, लेकिन ये आकर्षक थोड़ा सा
हल्का सा जो है ना, ये सेक्सुअली जो होता है उसे बोलते हैं। यानी कि कोई लड़की या कोई लड़का किसी की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि उसकी आंखें, उसके शरीर की वजह से वो आकर्षण रखता है उसकी तरफ को। इसे आप हल्का सा मतलब लालच की तरफ कहेंगे कि वो उसे जिस्मानी तरीके से आकर्षित हो रहा। तो बीविचिंग है वो चीज जो भी है। वो लड़की बीविचिंग है उसके लिए, लड़का बीविचिंग हो सकता है। तो इतना आकर्षक होना कि लोग तुम्हारी तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं कि तुम्हारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इतने ज्यादा लुभावने लग रहे हैं कि लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये होता बहुत ज्यादा फैशनेबल। और मतलब मैं कपड़ों के ऊपर आपत्ति नहीं जता रहा, लेकिन ऐसे कपड़े पहन करके किसी जगह जाना जिसे देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका जिस्म बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है उन्हें, इसलिए। तो ये बीविचिंग होता है। अच्छा, बीविचिंग का अगर एंटोनियम पूछा गया है तो आंसर होगा डिसगस्टिंग, क्योंकि ये होता है बेकार, वो बढ़िया है आकर्षक। चलिए, ये सिनोनियम है। फैसिनेटिंग एक सिनोनियम और है इसका, एट्रैक्टिव। ठीक है ना। चलिए, एबॉर्टिव तो आपको बता दिया था, निष्फल, जिसके सिनोनियम मैंने बताया था आपको, एक तो फ्यूटाइल ही है, फ्यूटाइल। बिलेटेड तो कल आया था, देरी से किया हुआ, डिलेड इसका सिनोनियम है। चलिए, बढ़िया शब्द मिल गया आपको। तीसरे का एंटोनियम पहला है। फिर आते हैं 4 नंबर पे, बहुत बढ़िया शब्द है, बाइलेटरल। ये जो लेटरल शब्द है ना, ये पक्ष दिखाता है, दो पक्षों का, दो देशों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। यानी कि दो के बीच में जो समझौता हुआ है वो बाइलेटरल है। दो की मर्जी से जो काम हो रहा है वो बाइलेटरल है। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में कोई समझौता हुआ, दोनों सहमत हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो वो बाइलेटरल डिसीजन कहलाएगा। लेकिन ऐसा हो कि चाइना बोल दे हमें कोई आपकी इसमें राय नहीं चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे, तो वो यूनिलेटरल हो जाता है। तो लेटरल पक्षीय है, तो ये कैसा है, द्विपक्षीय, द्विपक्षी, दोनों तरफ का। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला। अब आते हैं इन्वॉल्विंग ओनली वन पार्टी। ये होता है यूनी, यूनी एक को दिखाता है, यूनिलेटरल ये एक को दिखाता है। बहुत बढ़िया शब्द चल रहा है ये। अच्छा, इसकी बात आती है हैविंग टू चैम्बर्स। ये खास तौर से ना जो किसी देश में संसद, सरकार चलाने वाले भवन होते हैं उनके लिए आएगा। जैसे यहाँ भी, हमारे यहाँ पे बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ऐसी किसी किसी देश में व्यवस्था है, कहीं कहीं एक ही है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें देश दो सदन की हेल्प से, दो सदन के मेल मिलाप से चलता हो, उसे बोलते हैं बच्चों बाई कैमरल। ये होता है बाई कैमरल, ठीक है ना। जैसा अपने यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा, तो बाई कैमरल है। अच्छा, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोलता हो, ये होता है बच्चों बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल ये होता बाइलिंगुअल। तो ये जो बाई है ना, दो को दिखाता, बाई बाई, और ये बाई दो को दिखाता। तो बच्चों दो देशों के बीच में, दो समूहों के बीच में जो समझौता है वो अगर है तो बाइलेटरल, और एक ही का है तो यूनिलेटरल। और ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें दो सदन हो तो वो कहलाता बाइकैमरल। और बच्चों स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस तो बाइलिंगुअल हो जाएगा। द डेड बॉडी वाज, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों। देखो, बियर फर्स्ट फॉर्म है, बोर सेकंड फॉर्म है, बॉर्न थर्ड फॉर्म है, और बच्चों बॉर्न ही थर्ड फॉर्म है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके मीनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आंसर है ही नहीं हमारा। ये बताइए, वाज बी का रूप है ना, और जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं उन्हें मैंने बी बहुत अच्छे तरीके से सभी बेचों में पढ़ा दिया। सवाल है मेरा आपसे, क्या बी के बाद यानी कि वाज के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, काट दो। वैसे इसका मीनिंग होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। बोर काट दो क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और इसको सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए। अब ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, तो क्या दो थर्ड फॉर्म होती हैं? कभी कभी दो थर्ड फॉर्म होती हैं, मीनिंग चेंज है। इसका यूज तब करना जब पैदा करना ऐसा मीनिंग हो, जब किसी ने किसी को पैदा किया हो तो इसका मतलब ये आएगा। लेकिन जब आपको लगे कि बोझ उठाने की बात चल रही है, वजन उठाना है, यहां पे सिर्फ बोझ है, कंधे पे लेके जा रहे हो आप किसी को, या डेड बॉडी लेके जा रहे हैं कंधे पे, या मान लो कि मैच जीत गया तो खिलाड़ियों ने किसी को कंधे पे उठा लिया, या कुछ भी ऐसा, जैसे किसी को दुल्हन को पालकी में लेके जाएंगे तो वो तो कंधे पे लेके जाएंगे, ये सब जिसमें वजन उठाएंगे,
ऐसी चीजों में ये आएगा और पैदा होने की बात होगी तो ये आएगा। ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, दोनों तैयार है आने को ग्रामर के हिसाब से। लेकिन मीनिंग क्या है? द डेड बॉडी वाज बोर्न बाय हिज ब्रदर्स, यानी कि जो डेड बॉडी थी उसे उसके भाइयों के द्वारा ले जाया गया। डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। तो ध्यान रखें, पैदा करने की थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये लगाना। और अगर आपको लगता है कहीं पर मुसीबत उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, इस पे जाना। ये इन दोनों का यूज हो गया हमारा, बनती इसी से है, ठीक है ना। ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म अलग है लेकिन ये सेम बनती है। तो ध्यान रखेंगे इसका, ये कब लगाएंगे? जब बोझ उठाना है, वजन उठाना। कल इसके बारे में क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे। 5वें का आंसर चौथा हो गया, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बस यही बात खत्म हो जाती है, वैसे तो यही मसला खत्म हो गया। एक कहावत होती है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इसका मतलब यह है, कई सारे लोग हैं, एक किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन सबको डर यह है कि यार मैं क्यों करूं, पहले मैं तो नहीं कर रहा, इसमें खतरा है। लेकिन एक आए कि ठीक है मैं शुरू करता हूं, बाकी लोग फिर करते रहेंगे। तो वो जो व्यक्ति है वो उनने कह दिया कि मैं बिल्ली के गले में घंटी बांध दूंगा, यानी कि बेल द कैट। इसका मतलब यह है कि इस खतरे को सबसे पहले मैं करूंगा। तो टू टेक फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाना अपने खुद के रिस्क पर, ऑन बिहाफ ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की तरफ से। आंसर लगा देंगे पहला, बेल द कैट। ये ईडियम है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि मीनिंग हो गया पहल करना खतरे भरे काम में, खतरे भरे काम में पहल करना, ये बेल द कैट होता है। अच्छा, ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है बुरी खबर देना, टू गिव बैड न्यूज। ईडियम है ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है और ये भी ईडियम है। बी वाली शुरू हो गई ना। तो टू गिव द बैड न्यूज, आप ये मत समझना कि मेरी इन क्लास में ईडियम सारी हो जाएंगी क्या। ईडियम की मेरी और भी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें देखें, काफी सारी ईडियम पड़ी हुई हैं, आपको फायदा मिलेगा उसके अंदर। फिर ब्रेक द आइस आता, ये होता चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं चुप, कोई बोल ही नहीं रहा, अब उसमें कोई व्यक्ति पहले बोल जाए कि यार क्या कर रहा हो, थोड़ी बहुत बातचीत तो करो, कुछ बना लो, कुछ ऐसा करके शुरुआत कर दे वो बोलने की। तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द आइस। बेरी द हैचिट, हैचिट होती है कुल्हाड़ी, ये औजार है एक लड़ाई लड़ने के लिए। जब कुल्हाड़ी को, तलवार को दबा देंगे तो क्या होता है, शांति बनाए रखना, शांति बनाना, टू मेक पीस, पुराने झगड़े खत्म कर देना, ये भी इसका मीनिंग है। आंसर हो गया हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 7, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। एक ईडियम और पूछ ली मैंने। यहाँ क्या करा मैंने, यहाँ ईडियम पूछ के आंसर पूछ रहा हूँ, पहले आंसर देके ईडियम पूछी थी, तो इसमें एक ईडियम मिल पाएगी आपको। बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है बच्चों बाल बाल बचना, नैरो एस्केप की तरह है ये। आंसर नैरोली हो गया, ठीक है। और इसका एक सिनोनियम और होता है नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। तो बच्चों बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है बाल बाल बचना। डिलिबरेटली, जानबूझकर, आंसर नहीं होगा। रेगुलरली, रोजाना, हार्डली, मुश्किल से, आंसर पहला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यही गलत है, ये भी सही है। बिस्किट, BISCUIT, ब्यूरो, BUREAU, क्रेसी बढ़िया, बैलून बढ़िया है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत पूछी, ये आंसर है। क्या गलती, यहाँ गलती है। बटालियन जो होती है उसमें होता है बटा, LION, ये होगा बटालियन। बाकी बातें मैं कल करूंगा आपसे। मैं एक बात दोहरा दूं यहाँ पे जरा, पढ़ना अलग चीज है और तरीके से पढ़ना अलग चीज है। पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं, ऑल इंडिया जो एग्जाम है SSC का, CGL या CPO, कोई सा भी, खूब बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन सिलेक्ट होते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो वो क्या करते हैं ऐसा, वो लगातार पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा त्योहारों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। बाद में फिर त्योहारों को एंजॉय करेंगे जब खुद के पैसे आएंगे। वो शादियों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, जब खुद की शादी होगी तो अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे, लोगों को दावत देंगे अच्छे तरीके से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो चुके होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब जो दूसरों की चीजें हैं उनमें मजे लेने हैं या जो खुद से करोगे उनमें मजे लेने हैं। फैसला आपके हाथ में है। मैं यही कहूंगा, कामयाब वही होते हैं जो लगातार रोजाना ही चीजों को निपटाते हैं। कल के ऊपर मत टाला करो कुछ भी, ठीक है ना। पुरानी वीडियोस जो रह गए हैं पूरी करो, यहाँ से कंटिन्यू करो, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।